हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवी फाउंडेशन। सभी प्यारे छात्रों को जीवी फाउंडेशन का प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे यहाँ चैप्टर 1 स्टैंडर्ड 12th में फिजिक्स की बात कर रहे हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। इसके पहले के लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था टॉर्क क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की और उसके रिलेटेड प्रॉपर्टीज की। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। लेकिन इससे पहले मैं हर बार की तरफ कहना चाहूंगा, डिटेल और एक साथ सारी चीजें पढ़ना चाहते हैं, आइए जीवी फाउंडेशन एप्लीकेशन पे एज वेल एज टेलीग्राम चैनल को आप क्या करिए डियर स्टूडेंट, सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पे आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे। और मोटिवेशन वीडियोस के लिए आप आ जाइए इंस्टाग्राम पे जीवी फाउंडेशन ऑफिशियल विद आपके अपने एस के सर के साथ। शुरू करते हैं आज का लेक्चर्स और पढ़ते हैं कुछ टॉपिक को। ठीक है, इसके पहले के क्लासेस में हमने सारे जो टॉपिक्स थे उसको कवर किया था, कूलॉम्स लॉ एंड ऑल दैट। आज हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट कुछ और टॉपिक। डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन भी हमने कवर कर लिया था। आज बात करेंगे हम यहां से डियर स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड लाइंस। बड़े इत्मीनान से समझिएगा और जहां नहीं समझ में आए कमेंट करके मुझे पूछ लीजिएगा, डेफिनेटली मैं एक बार और समझा दूंगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड लाइंस, तो हम कह सकते हैं एक जो फील्ड लाइन होती है वो प्योरली एक तरीके से ज्योमेट्रिकल क्या होती है, रिप्रेजेंटेशन होती है। इसका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। कहने का मतलब ये हुआ, करंट को फील किया जा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को फील किया जा सकता है, लेकिन नेकेड आई से हम देख सकते नहीं हैं। ये यहां फर्स्ट लाइन का अंडरस्टैंडिंग हो गया। अगर कोई फील्ड लाइन है वो कर्व में है, जैसे मान लीजिए इस तरीके से कोई कर्व है, तो कोई एक पॉइंट डिसाइड करिए, उससे आप क्या ड्रॉ करिए, टेंजेंट। तो ये जो टेंजेंट है वो डायरेक्शन शो करेगा, टेंजेंट किसी भी पॉइंट पे वो इंडिकेट करेगा किसके डायरेक्शन की, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की शो करेगा उस पॉइंट पे डियर स्टूडेंट। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड पॉइंट कह रहा है कोई भी फील्ड लाइन ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज डाइवर्ज फ्रॉम द चार्ज एंड द फील्ड लाइन ड्यू टू अ नेगेटिव चार्ज कॉन्वर्ज द चार्ज। कहने का मतलब ये समझिएगा कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उसका स्टार्टिंग हमेशा पॉजिटिव चार्ज से होता है, मतलब फैलेगी पॉजिटिव चार्ज से, और एंड जो होगी वो नेगेटिव चार्ज पे होगी। इसलिए मैंने समझाने के लिए दो थोड़े से वर्ड चेंज किए जो टफ लग सकते हैं आपको। जैसे मैंने कहा फील्ड लाइन शुरू हो रही है पॉजिटिव चार्ज से, तो हमने कहा डाइवर्ज, डाइवर्ज का मतलब फैल जाना, और फील्ड लाइन एंड होती है तब क्या करती है, कॉन्वर्ज, और क्या करती है, नेगेटिव चार्ज पे। ठीक है, तो ये नोट्स इसलिए बनाए हुए हैं क्योंकि भाषा जो होती है कंपटीशन एग्जाम में एज वेल एज हमारे जो बोर्ड एग्जाम में वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स आती है, ताकि हम चीजों को समझ पाएं, अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप कर पाएं डियर स्टूडेंट। यूनिफॉर्म जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रिप्रेजेंट करेगा बाय सेट ऑफ पैरेलल और यूनिफॉर्मली स्पेस लाइंस। इसका मीनिंग साफ साफ है डियर स्टूडेंट कि जो भी पैरेलल लाइंस होगी उसमें गैप क्या होगा, सेम होगा। कहने का मतलब मैं मान लो ये फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये दूसरी है और ये तीसरी है, तो सब में गैप क्या होगा, सेम होगा। जैसे मैंने कहा यहाँ 2 मीटर है, यहाँ 2 मीटर है, तो आप कह सकते हैं ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। इसके आगे बात करें डियर स्टूडेंट, नॉन यूनिफॉर्मली जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी उनमें स्पेस और कर्व लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, और उसे ही कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। जैसे मैंने कहा एक कर्व लाइन होगी डियर स्टूडेंट, ये स्ट्रेट लाइन होगी, तो ये नॉन यूनिफॉर्म है। एज वेल एज आपने कहा फर्स्ट लाइन, फिर सेकंड लाइन, फिर थर्ड लाइन, तो यहां गैप 2 मीटर मान लो, तो यहां गैप 1 सेंटीमीटर का है। तो ये जो अरेंजमेंट है वो आपका कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डियर स्टूडेंट। इससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 5th नंबर का जो पॉइंट है वो क्या एक्सप्लेन करता है, उसको अच्छे से समझते हैं। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, फील्ड लाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट। देखो ये कई बार क्वेश्चंस पूछा गया स्टेट्स बोर्ड्स में, खास करके क्योंकि सीबीएसई का तो पैटर्न बदल चुका है और सीबीएसई चल गई है कॉम्पिटेंसी बेस्ड। मतलब अगर आप रट्टा मार रहे हैं तो डेफिनेटली आप फेल होंगे, और अगर आप अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप टॉप करेंगे। खैर बात करते हैं, अगर कोई दो फील्ड लाइन है, ठीक है, अगर वो इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है उसकी कितनी डायरेक्शन हो गई, वो उस पॉइंट पे 2 डायरेक्शन लेके आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरीके से वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी का पहला रूल होता है कि इसके पास फिक्स डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल
दस फील्ड लाइन क्या नहीं कर सकती, इंटरसेक्ट नहीं कर सकती एक दूसरे को। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल, याद रखना किससे नॉर्मल होगी, एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। मतलब ये कहना चाह रहा है कि मान लो ये आपका कोई चार्ज कंडक्टर है, इसके ऊपर प्लस प्लस चार्जेस हैं डियर स्टूडेंट, तो याद रखना यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ठीक है, किससे, जो भी सरफेस रहेगी आपके चार्ज कंडक्टर से। ठीक है, यहां तक आपको मुझे लगता है थोड़ा बहुत एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो गई होगी। ठीक है, तो चलते हैं आगे, इस टॉपिक की आगे बात करते हैं डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है डियर स्टूडेंट, मैं एक सिंपल भाषा में समझाऊंगा, लेकिन पहले एक कॉम्प्लेक्स भाषा आप समझ लीजिए। इसको डिफाइन करते हैं टोटल नंबर ऑफ जो फील्ड लाइंस है, ठीक है, वो क्या हो, नॉर्मल ड्रॉ हो सरफेस से, तो या यूं कह सकते हैं कि फ्लक्स पर यूनिट एरिया विच इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब E इज इक्वल टू फाई बाई ए भी लिख सकते हैं, जहां फाई किसको रिप्रेजेंट करता है, फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है, जो भी एरिया में ए दे रखा है डियर। और अगर मैं ये कहूं कि इस फील्ड लाइन को थोड़ी सी इंक्लाइंड है किसी एंगल थीटा से, तब क्या होगा, तब नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ एरिया ds कहलाएगा। तब हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर फाई तो आएगा, नीचे एरिया भी आएगा, लेकिन एरिया के साथ साथ में कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, cos थीटा, और तब फाई बराबर हम लिख सकते हैं E ds cos थीटा, और इसको और रिप्रेजेंट करें तो E डॉट ds भी लिख सकते हैं, क्योंकि डॉट शो करता है स्केलर प्रोडक्ट जो हमने पढ़ रखा है चैप्टर 5 में डियर स्टूडेंट। ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ चैप्टर 5 में आपने पढ़ा होगा स्टैंडर्ड 11th के अंदर। ओके, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं एक सिंपल डेफिनेशन आपको समझाता हूं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जब भी मैं कहूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू द गिवन सरफेस एरिया एट एनी एंगल, किसी भी एंगल पे अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, वो कोई सरफेस एरिया गिवन है उससे पास हो रही है, ठीक है, वही उस पूरे पर्टिकुलर सरफेस एरिया के लिए क्या कहलाता है, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू होता है E डॉट ds, और अगर हम डॉट हटा देंगे तो वहां आ जाएगा E ds और साथ में आ जाएगा cos थीटा, बिकॉज डॉट ऑलवेज रिप्रेजेंट स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं साथ साथ में यूनिट की, तो ध्यान रखना यहां यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की, न्यूटन, ठीक है, पर कूलम। ठीक है, फिर इसकी यूनिट एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, तो ये यूनिट जरूर याद रखें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बात करते हैं एक नया टॉपिक जो हमें समझना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे लिए ये समझिए कि आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक है, लेकिन यहीं से शुरुआत होती है अच्छे अच्छे टॉपिक की डियर स्टूडेंट। चलिए समझते हैं गॉस लॉ। गॉस लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहता है कि जो भी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जो भी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किसी क्लोज सरफेस का, ये कंपलसरी कंडीशन है, किसी भी क्लोज सरफेस का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होगा, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा किसका, अलजेब्रिक सम ऑफ द इनक्लोज्ड चार्जेस। कहने का मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किसी भी क्लोज सरफेस एरिया का, वो टोटल चार्जेस प्रेजेंट इन अ क्लोज सिस्टम डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, मींस 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, एप्सिलॉन नॉट यहां शो करता है परमिटिविटी इन अ एयर एंड वैक्यूम डियर स्टूडेंट। ठीक है, और जिसकी वैल्यू जरूर याद रखें क्या होती है, 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12 होती है ना। अब ये मैं बता चुका हूं आपको, ये वैल्यू भी, इसकी यूनिट भी समझा चुका हूं जब हम कूलॉम्स लॉ पढ़ रहे थे। ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की न्यूटन पर कूलॉम इंटू मीटर स्क्वायर होती है, अभी मैंने ऊपर बताया भी था आपको। कूलॉम्स लॉ केवल और केवल, ठीक है, याद रखना, कूलॉम्स लॉ को भी आप डिराइव कर सकते हैं किससे, गॉस लॉ से। एंड गॉस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर द बोथ, पॉइंट चार्जेस पे भी एप्लीकेबल है और चार्ज बॉडी पे भी एप्लीकेबल है। कहने का मतलब कूलॉम्स लॉ केवल पॉइंट चार्जेस पे एप्लीकेबल था, कहने का यहां एक सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड समझा देता हूं कि कूलॉम्स लॉ जब चार्ज रेस्ट पे हो तब एप्लीकेबल था, और एक टाइम पे वो दो चार्जेस पे ही इंटरेक्ट कर पा रहा था या फोर्स निकाल सकता था। गॉस लॉ दोनों पे काम करता है, चार्ज बॉडी पे भी काम करता है, मतलब
बहुत सारे चार्जेस हैं तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, लेकिन ऐसा कूलम्ब्स लॉ के केस में नहीं है। कूलम्ब्स लॉ पॉइंट चार्जेस के ऊपर एप्लीकेबल है, जबकि ये पॉइंट चार्जेस और चार्ज बॉडी दोनों के लिए एप्लीकेबल है। कौन? गॉस लॉ। और गॉस लॉ के अकॉर्डिंग हम समझ चुके हैं phi इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, क्लोज इंटीग्रेशन को शो करता है। ये क्लोज इंटीग्रेशन का मतलब एप्लीकेबल टू द क्लोज्ड सरफेस, इसके ऊपर एप्लीकेबल है, क्लोज सरफेस के ऊपर एप्लीकेबल है। एप्सिलॉन नॉट एक तरीके से परमिटिविटी है, किसकी? फ्री स्पेस की। ठीक है, गॉस लॉ इज एप्लीकेबल टू द कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज्ड सरफेस ओनली। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि लिमिटेशन क्या है गॉस लॉ की। ठीक है, उसको जरूर याद रखना है डियर स्टूडेंट। लिमिटेशन की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए कि गॉस लॉ कहाँ एप्लीकेबल है और कहाँ एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे होंगे तो आप सीबीएसई के जितने भी क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड है वो इजीली निकाल लेंगे। गॉस लॉ इज ओनली एप्लीकेबल टू कंटिन्यूअस एंड क्लोज सरफेस ओनली। अगर यहां कोई भी चार्ज नहीं है विद इन द सरफेस और व्हेन द नेट चार्ज इज इनसाइड द सरफेस क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तो मान के चलना नेट फ्लक्स सरफेस का क्या गिना जाएगा? जीरो। कहने का मतलब ये हुआ सिस्टम के बाहर तो बहुत सारे चार्जेस हैं, लेकिन सिस्टम के अंदर या क्लोज सरफेस के अंदर चार्जेस अगर जीरो हैं तो मान के चलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ भी क्या होगा? जीरो होगा। नेट जीरो फ्लक्स अक्रॉस अ क्लोज सरफेस डज नॉट इंप्लाई जीरो फील्ड एट पॉइंट ऑन द सरफेस। द फील्ड में देखो नेट जीरो फ्लक्स कभी भी ये नहीं कहता कि जो क्लोज सरफेस है वो जीरो फील्ड लेके बैठी हुई है। तो क्या है सर? द फील्ड में बी सेम, वो फील्ड सेम भी हो सकता है, सेम नहीं भी हो सकता है अलग अलग पॉइंट पे उस सरफेस पे, बट जो टोटल फ्लक्स है अक्रॉस द सरफेस वो जो है वो कौन बताएगा? गॉस लॉ बताएगा डियर स्टूडेंट। इसका मतलब ये हुआ कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज सरफेस इज इंडिपेंडेंट। किसका इंडिपेंडेंट है? मीन्स पहला है नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस का, वो किस पे डिपेंड नहीं करता? नेचर, शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता, पैटर्न ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड नहीं करता, स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन है मतलब चार्ज मोशन पे रेस्ट पे उस पे भी डिपेंड नहीं करता, द प्रेजेंस ऑफ चार्ज आउटसाइड द सरफेस पे भी डिपेंड नहीं करता। सो नो नेट फ्लक्स ड्यू टू आउटसाइड द चार्जेस। मीन्स गॉस लॉ ये कहना चाहता है कि जो चार्जेस आउटसाइड है उससे कोई लेना देना नहीं है, उसी चार्जेस को कंसिडर किया जाएगा जो इनसाइड प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो आज के जो टॉपिक्स जो मैंने पढ़ाए हैं वो यहां तक ही बात करेंगे। ठीक है, पहले हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी, उसके बाद हमने पढ़ा गॉस लॉ, उसका फॉर्मूला, उसका यूनिट, एज वेल एज कहां गॉस लॉ एप्लीकेबल है और कहां नहीं है, तो हमने पढ़ ली इसकी लिमिटेशंस। तो नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से शुरू करेंगे, इसके आगे की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, बने रहिए आपके अपने एसके सर के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आपका दिन शुभ रहे।